अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगातार साइकिल होते रहते हैं, साइक्लिक वे में मूव करते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स लगातार क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल हो रहे हैं। इनके बारे में हम देखेंगे। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसमें आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इनके बारे में हम देखेंगे किस तरह ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, फिर वहाँ से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में जाते हैं एनवायरनमेंट के। तो ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ होती है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डीकम्पोजर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो डीकम्पोजर ब्रेक डाउन बॉडी एंड रिलीज़ दीज न्यूट्रिएंट्स टू इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं आफ्टर डेथ, जो डीकम्पोजर्स हैं वो हमारी बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स निकाल कर किसको दे देते हैं, इकोसिस्टम को दोबारा रिटर्न कर देते हैं। और बैलेंस्ड इकोसिस्टम के अंदर कभी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस नहीं होते। ठीक है वो हमेशा क्या होते रहते हैं, रिसाइकिल होते रहते हैं। अब इनको रिसाइकिल करने के लिए डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें फ़िज़िकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं इन्वॉल्व होती हैं। उसके अलावा डिफरेंट एबायोटिक एंड बायोटिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं जो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इनको हम डिटेल में आगे देखते हैं किस तरह जो है ये सारा प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट हम देखेंगे वो है कार्बन, कि कार्बन साइकिल, कार्बन किस तरह जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग कंपोनेंट में मूव करता है और दोबारा फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो कार्बन के लिए हम डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है हमारी एयर के अंदर। अब हवा से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे एंटर हो गई। तो पहले सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड यूज़ इट टू मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो पहला स्टेप जिसमें जो कार्बन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर हो रही है, वो पहला स्टेप कौन सा है आपके पास, फोटोसिंथेसिस का, कि प्लांट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। देन प्लांट से करते हैं, इस ग्लूकोज को चेंज कर लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल फैट हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए या प्रोटीन्स हो गए। तो ग्लूकोज को इन मालिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज कर दिया जाता है। फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब कोई एनिमल, ठीक है, जब कोई एनिमल इस प्लांट को खाता है तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन मौजूद है ये चली गई जाती है किसमें, एनिमल्स के अंदर। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन प्लांट्स में गई, वहाँ से ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स की फॉर्म में किस में चली गई है, अब एनिमल्स के अंदर। When animals feed on green plants, the carbon compounds become part of the body of those animals. ठीक है, इसी तरह the carbon compounds may also be preserved in fossil fuels such as coal, natural gas और oil. तो ये जो कार्बन फिक्स हो गई हुई है, ये कार्बन या तो प्लांट से एनिमल्स के अंदर चली जाएगी या ये कार्बन जो है वो चेंज हो जाएगी इनटू कोल, ऑयल और गैसेस विच आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें भी जा सकती है ये कार्बन। ठीक है, अब देन क्या होगा कि एनिमल्स की अगर डेथ होती है तो एनिमल्स की बॉडी डीकम्पोज होती है, बैक्टीरिया और फंजाई जो है बॉडी को डीकम्पोज करते हैं और इस कार्बन को दोबारा जो है रिटर्न कर देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। इसी तरह अगर प्लांट की डेथ हो जाए, ठीक है, तो अगेन डीकम्पोजर इसकी बॉडी को डीकम्पोज करेंगे और कार्बन को दोबारा रिटर्न कर देंगे कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। इसी तरह अगर प्लांट की डेथ नहीं होती, उससे कोल, ऑयल या गैसेस वगैरह बन जाती हैं, फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। तो जब हम इस गैस को या कोल को या ऑयल को बर्न करेंगे, कंबस्टन करेंगे, इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उससे भी कार्बन रिलीज़ होती है जो दोबारा कहाँ चली जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से देखें कि कार्बन जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर हो गई थी, वो दोबारा से कहाँ पर चली गई है, एटमॉस्फेयर में चली गई है। इसी तरह प्लांट्स जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के दौरान भी वो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, हमारी एयर में। एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो जब ये भी रेस्पिरेशन करते हैं तो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन कार्बन कहाँ चली गई, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो कार्बन है एक साइक्लिक वे में मूव कर रही है, ये एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में जाती है, प्लांट से एनिमल्स में जाती है और इसी तरह एनिमल से वापस जो है एटमॉस्फेयर में आ जाती है, या प्लांट्स की अगर डेथ हो जाए तो उनकी डिके के बाद दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो साइक्लिक वे में सारा काम हो रहा है। नेक्स्ट वही बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, जो हम अभी देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं या फिर प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान वो रिलीज़ करते हैं कार्बन। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, कार्बन कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन इन देयर बॉडीज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट।
तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। इसी तरह कंबस्टन के फॉसिल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो उससे क्या रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सेम वही प्रोसेस है। एंड डिके लास्ट वाला, जिसमें हमने देखा था कि बैक्टीरिया या फिर उसके अलावा जो है वो फंजाई वगैरह जब ह्यूमन्स की बॉडी को या प्लांट्स की बॉडी को डिके करती हैं तो उन डिके के नतीजे में भी जो है वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। इंपॉर्टेंस अगर देखें कार्बन साइकिल की क्या है कि कार्बन साइकिल जो है ये इंश्योर करता है दैट देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये कार्बन साइकिल ये बात जो है वाज़ा करता है कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो काफ़ी रहे ताकि प्लांट उसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर सकें। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सन इनटू केमिकल एनर्जी, सूरज की लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू केमिकल एनर्जी विच अदर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कैन यूज़ टू लिव, और जिसको दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते वो सारा फोटोसिंथेसिस से खाना जो तैयार होता है उसी को यूज़ करते हैं। तो एक फ़ायदा ये हो गया कि कार्बन साइकिल एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन की मिकदार को मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि फोटोसिंथेसिस होती रहे। सेकंड जो बेनिफिट है इसका वो देखें, एनेबल एनर्जी टू फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो को जो है ये हेल्प करता है। कार्बन कंपाउंड्स कैरी द ट्रैप्ड सोलर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है, फिर दूसरे ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल तो यूँ जो आपके पास फूड चेन है उसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मूव करते हैं एनर्जी को लेकर। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो फिर ये एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो कार्बन साइकिल की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस।